Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. In today's module, I will be teaching you the preparation of pension documents, and it is one of the major topic of senior auditor syllabus. मोस्ट ऑफ़ द एप्लीकेंट्स ने मुझसे ये डिमांड की थी कि मैम आप जो है पेंशन डॉक्यूमेंट्स पे और एनुअल बजट पे काम कीजिए। तो आज मैंने उन्हीं की फरमाइश पे पेंशन की जो है डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह वेरी सून मैं जो है एनुअल बजट की वीडियो भी बनाऊंगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द फर्दर प्रोसीजर्स इन डिटेल, सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, किस बेसिस पे हम लोग जो है पेंशन रूल्स को देख रहे होते हैं, वो रूल्स हैं कौन से। पेंशन रूल्स बेसिकली मेड सेपरेटली बाय प्रोविजनल एंड फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पेंशन रूल्स प्रोविजनल बेसिस एंड फेडरल गवर्नमेंट के बेसिस पे सेपरेटली बनते हैं। उसके बाद यह है कि फ़ेडरल लेवल पे अगर हमें देखना होता है, ठीक है, अगर हम पेंशन रूल्स बना रहे हैं, हम पेंशन के प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कौन सी बुक देखनी होती है, अ मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर्स। अगेन मैं नेम बताऊं, अ मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर्स पब्लिश इन 1999 में ये पब्लिश हुई थी, जिसमें हमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं। इट इज़ बेसिकली अथेंटिक रेफरेंस बुक। ये एक ऐसी अथेंटिक रेफरेंस बुक है जिसको हम एज अ ले सकते हैं जब भी हमें पेंशन के केसेस को सेटल करना है, तो हम इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी फेडरल लेवल पे काम कर रही है। अब इन्होंने आगे ये है कि पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर जो है सेकंड पैराग्राफ में, ये क्या किया, इन्होंने रिव्यू किया था, अपडेट्स की और क्या किया, पब्लिश की थी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट कोड्स एंड मैनुअल्स। अब इन्होंने पेंशन से रिलेटेड कोड्स और मैनुअल्स वगैरह बनाए थे इन कंसल्टेशन। किसकी कंसल्टेशन से? एक तो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिवीज़न है, उसके साथ। ठीक है, किन दिनों से मिलके इन्होंने काम किया? एक तो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, दूसरा फाइनेंस डिवीज़न के साथ मिलके इन्होंने जो पेंशन की बुक थी उसको रिवाइज़ किया इन 2006। सो नाउ वी फॉलो द पेंशन रूल्स दैट आर इंक्लूडेड इन 2006। ठीक है, जो रिवाइज्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके बताना चाहूँगी द व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पेंशन एंड द ग्रेजुएटी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंशन इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, पीरियोडिकल पेमेंट है जो आपको गवर्नमेंट देती है इन पास्ट सर्विसेज। जो भी आपने पास्ट में काम किए, जो सर्विस दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसके लिए आपको एक पीरियोडिकल पेमेंट देती है। इट्स अ राइट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो आप पूरी ज़िंदगी आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिले, तो पेंशन आपके लिए एक रिवॉर्ड है, पीरियोडिकल पेमेंट है, ये मंथली बेसिस पे आपको पे होती है। आगे हम बताएंगे कि किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है और जो है फार्मूला क्या है पेंशन का, वो सब पढ़ेंगे। द सेकंड इज़ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या होती है? एक लमसम अमाउंट होता है। ये भी हम नॉर्मली अगर हम जनरल वे में देखते हैं तो ये भी पेंशन में हम बोल देते हैं कि इंक्लूडेड है, बट एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंस है, जाहिर बात है। ग्रेजुएटी क्या होती है? आपको एक लमसम पेमेंट मिलती है, ठीक है, टोटल पूरा अमाउंट, ठीक है, मंथली बेसिस पे नहीं मिलता, एक साथ एक अमाउंट मिलता है सर्वेंट एज अ गिफ्ट फॉर हिज सर्विसेज। क्यों मिलता है? उसकी सर्विसेज के लिए एज अ गिफ्ट मिलती है ग्रेजुएटी। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। पेंशन एक तो पीरियोडिकल है, ग्रेजुएटी क्या होती है? आपको लमसम पेमेंट है। पेंशन बेसिकली आप ये देखिए हमेशा कि ये आपको एज अ रिटायरमेंट स्कीम के तौर पे मिल रही है, इट्स अ रिटायरमेंट स्कीम। बाकी ग्रेजुएटी क्या है? इट्स अ गिफ्ट, आप ये समझ लें, एक रिवॉर्ड है गवर्नमेंट की साइड से। ओके, नाउ क्वालिफाइंग फॉर पेंशन, पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954। अब हम यह बताएंगे कि पेंशन के लिए हम कब क्वालिफाई होते हैं और ग्रेजुएटी के लिए हम कब क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। पेंशन इज़ ग्रांटेड ऑन क्वालिफाइंग ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस। पेंशन आपको क्यों मिलती है? तब मिलती है जब आप मिनिमम 10 ईयर्स सर्विसेज प्रोवाइड करो। ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स, ये MCQs में आ सकता है। पेंशन आपको कब मिलती है? जब आप 10 ईयर्स क्वालिफाई करो सर्विस। एंड सेकेंड वन इज़ द ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के लिए ये इन्होंने, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ, मैं आपको शॉर्ट में ये बताऊँ कि ये कहते हैं कि जब आपकी 5 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, एंड 10 ईयर्स से कम होती है ना सर्विस, तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है, जो आपको लमसम अमाउंट है। ठीक है, और वो किस बेसिस पे मिल रहा होता है? अम्यूलमेंट्स। ठीक है, आपकी जो अम्यूलमेंट थी
मल्टीप्लाई बाय द सर्विस रेंडर्ड, जितने साल आपने सर्विस रेंडर की उसको मल्टीप्लाई करते हो अम्यूलमेंट से। अम्यूलमेंट होती है आपकी लास्ट पे ना, जो आप रिटायर होने वाले थे आपको जो इमिडिएटली लास्ट पे मिली है उसे हम अम्यूलमेंट्स कहते हैं। एंड अम्यूलमेंट इंक्लूड द बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंस, टेक्निकल पे वगैरह, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द बेसिकली फार्मूला फॉर ग्रेजुएटी। हम इसको आगे इस तरह पे पढ़ें, और इसमें ये भी लिखा है कि अगर सिविल सर्वेंट, ठीक है, कोई डाई कर जाता है, मर जाता है ड्यूरिंग सर्विस, उसने सर्विस के दौरान उसकी डेथ हुई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 मंथ एम्यूलमेंट्स, ठीक है, 1 मंथ और उसके अलावा हाफ मंथ की एम्यूलमेंट मिला के मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ सर्विस, जितने साल काम किया। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ। For suppose an employee has a emolument pay of 50,000 थी, अब उसने सर्विसेज कितने डाल दी, 6 years, तो वी कैलकुलेट द ग्रेजुएटी बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 3 lakhs। इट मीन्स आपको 3 लाख एज अ ग्रेजुएटी मिलेंगे। लेकिन अगर सिविल सर्वेंट डाई हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस, तो 1.5 मिलेंगे। इट मीन्स आपको 50,000 मिलेंगे और 50,000 का हाफ करोगे तो 25,000, तो इट मीन्स एक मंथ की 50,000 प्लस जो हाफ मंथ था यानी 25,000 प्लस किए तो 75,000 बने। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो जो अमाउंट बनेगा वो ग्रेजुएटी होगा। मैं अगेन इसको थोड़ा सा रीड भी करती हूँ। आफ्टर अ सर्विस ऑफ 5 years और मोर बट लेस दैन 10 years, अ ग्रेजुएटी नॉट एक्सीडिंग 1 month emoluments for each completed year of service. If a civil servant dies in service, the rate shall be 1.5 month emolument for each completed year of service. If the emolument of civil servant have been reduced during the last 12 months or the 36 months of his service, otherwise reduced during the last 12 months, otherwise then as a penalty, average emolument may at the discretion of authority which has the power to sanction gratuity be substituted for emoluments. यहाँ 2 पॉइंट्स हो गए। एक तो ग्रेजुएटी 1 मंथ एम्यूलमेंट मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ सर्विस होगी, अगर सिविल सर्वेंट डाई हो गया तो 1.5 मंथ काउंट होगी एम्यूलमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट ये भी चीज़ है कि फॉर सपोज अगर किसी एम्प्लॉई को पेनल्टी मिली, पेनल्टी की वजह से उसकी जो है ना 2,000 उसको एज अ पेनल्टी मिले, अब उसकी पे थी 50,000, उसमें से उन्होंने 2,000 डिडक्ट कर दिए, ठीक है, तो 43,000 बच जाती है। तो ये कह रहे हैं जब पेनल्टी दी जाती है उस पेनल्टी को क्या होता है 12 मंथ्स हुए हैं, ठीक है, 12 मंथ से क्या होता है कम हुआ है, ठीक है, लेकिन या ऐसा कहते हैं 12 मंथ से ज़्यादा हुई है और 36 मंथ्स, ठीक है, और 36 मंथ्स हो चुके हैं, तो उस सेंस में ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसकी अम्यूलमेंट में से 2,000 जो है ना पेनल्टी के काटे, ठीक है। अगर उसको तो जस्ट 12 महीने हुए तो आप नहीं काटते हो, आप उसको 50,000 दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर 36 मंथ से अबव क्रॉस हो गई है तो आपको एनी हाउ वो जो पेनल्टी थी उसको काटना है, ठीक है। अम्यूलमेंट में से 50,000 में से आपने उसको काउंट माइनस करके 47,000 उनको देने हैं। इफ़ सच अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैव कंप्लीटेड क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years और मोर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और डिस्चार्ज एज द केस में बी, ही में बी ग्रांटेड द ऑर्डिनरी पेंशन। अब यहाँ पे यही पॉइंट क्या आ गया है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है उसने 10 years जो है क्वालिफाइंग सर्विस को से बढ़ गई है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड, तो उसको कौन सी पे मिलेगी, उसको ऑर्डिनरी पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ इनवैलिडेशन और डेथ, ये वही सेम पॉइंट है कि अगर डेथ हो जाती है सिविल सर्वेंट की, ठीक है, तो 1.5 मंथ पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस उसको मिलती है। अब हम आ जाते हैं अगर इफ़ अ सिविल सर्वेंट्स आर अनएबल टू वर्क एंड रिटायर ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन। अब ये कह रहे हैं अगर सिविल सर्वेंट काम करने की सलाहियत नहीं रखता, फॉर सपोज उसका जो है एक तो मेंटल रिटार्डेड हो गया, ठीक है, समवन जो है उसकी इलनेस हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, कोई एक्सीडेंट हो गई, यहाँ 4 पॉइंट्स हैं याद रखने के, इलनेस, बीमारी, एक्सीडेंट हो गया उसका, कोई अर्थक्वेक आ गया या टेररिज्म की वजह से, जिसकी वजह से उसको क्या है कि वो काम करने की सलाहियत खो चुका है, तो उस टाइम पे will get a complete pension benefits and the condition of 10 years service shall not be applied to such cases। जिस टाइम पे अगर कोई एम्प्लॉई मतलब एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, उस सिचुएशन में हम उसे कंप्लीट पेंशन बेनिफिट्स देते हैं और उसके लिए हम 10 year सर्विस को अप्लाई नहीं करते। ये तभी अप्लाई होता है जब बिल्कुल बंदा वी कैन से दैट ही और शी इज़ साउंड
इलनेस नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, जब बिल्कुल साउंड होता है तब हम 10 ईयर्स काउंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन। पेंशन की डिविजन्स हैं, टाइप्स हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो होती है कंपनसेशन पेंशन, ये एक गोल्डन हैंडशेक की तरह है, ठीक है। यानी ये बेसिकली मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं जो जिनकी नीड हमारी अचानक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कोई प्रोजेक्ट है या जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, उस बंदे को हमें ले ऑफ करना है, निकाल देना है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, या तो आप उसको क्या करोगे, आपने उसको अगर निकाल रहे हो गोल्डन हैंडशेक की तरह, जैसे जॉब ख़त्म कर रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, उसकी ग्रेजुएटी या पेंशन दे दोगे, क्योंकि आपने एक जॉब को अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। और अगर आप वो नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे हो, तो आपको उसको क्या करना है, दूसरी जगह अपॉइंटमेंट देनी होगी, ठीक है। एक बंदा 17 ग्रेड में है, अब उस डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो जॉब ख़त्म हो गई, तो आपको 17 ग्रेड में उस बंदे को कहीं और जॉब देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जॉब दे रहे हो, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोवेस्ट ग्रेड में भी जॉब मिल सकती है, अगर वो 17 ग्रेड का खुद 16 ग्रेड में ऑफ़र कर रहे हो, नाउ इट्स अप टू द एम्प्लॉय कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, पेंशन और उसकी ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ सेलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ओइंग टू अब्यूलिशन ऑफ अ परमानेंट पोस्ट, अब्यूलिशन होता है ख़त्म हो रही है कोई परमानेंट पोस्ट, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है सर्वेंट के लिए कौन से ऑप्शंस होते हैं, नंबर 1 ऑफ टेकिंग एनी कंपनसेशन पेंशन और ग्रेजुएटी टू विच ही मे बी एंटाइटल फॉर सर्विस ही हैज़ ऑलरेडी रेंडर्ड। इसे हम कंपनसेशन पेंशन या ग्रेजुएटी मिलती है। कंपनसेशन यानी ये बेनिफिट देते हो, जब कोई मुनाफा दे रहे हो, क्योंकि इस बंदे के आपने अबॉलिश कर दिया, अब आपको उसको फ़ायदा तो देना है। तो एक तो ये केस होता है कि आप उसको कोई पेंशन या ग्रेजुएटी दे दो। द सेकेंड इज़ ऑफ एक्सेप्टिंग एन अदर अपॉइंटमेंट or transfer to another establishment even on a lower pay if offered and continuing to count his previous service for pension। या ऐसा हो सकता है, वही मैंने जो आपको बताया कि किसी और जगह पे अपॉइंटमेंट कर दो 17 से 17 पे या 17 से 16 ग्रेड पे, अब क्या होगा, जिसकी प्रीवियस उसका जो है अबॉलिश हुई थी ना पोस्ट, तो उसने अगर वहाँ पे 5-6 साल जो भी काम किया है ना, तो वो काउंट होगा, अगली जो दूसरी जॉब में जाएगा तो उसके ऑलरेडी 5 या 6 साल काउंट होंगे, ठीक है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एम्प्लॉयड इन अ सब्सटेंटिव परमानेंट कैपेसिटी इज़ ग्रांटेड कंपनसेशन ग्रेजुएटी और पेंशन। अच्छा, ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो सब्सटेंटिव परमानेंट कैपेसिटी नहीं रखता, परमानेंट होती है यानी उसको परमानेंट जॉब पे नहीं रखा गया, जो टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले रखा जाता है, ये वो कह रहे हैं कि अगर एक एम्प्लॉई को परमानेंट नहीं किया गया, ठीक है, इस ग्रांटेड कंपनसेशन उसको भी हम कंपनसेशन ग्रेजुएटी दे सकते हैं इफ़ ही इज़ डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 to 25 ईयर्स। अगर उसने 10 to 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और owing to the abolition of his post or is replaced by qualified candidate। अब क्या है, अगर वो टेम्परेरी एम्प्लॉय ने उसने 20-25 ईयर्स आपको सर्विस दिया है तो आपको उसको पेंशन देनी है, ठीक है। अगर आप या तो उसकी पोस्ट को अबॉलिश कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो, समटाइम्स ऐसा होता है अगर टेम्परेरी रखा, अब आप कह रहे हो उसकी जगह किसी और को हायर कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको उसको भी ग्रेजुएटी या पेंशन उसके हिसाब से देनी है, दैट इज़ कंपनसेशन पेंशन। पॉइंट यही आपने रखना है, कंपनसेशन पेंशन में वो आता है जिस बंदे की पोस्ट को अबॉलिश किया जा रहा है या जो टेम्पररी था, परमानेंट कैपेसिटी में नहीं था, परमानेंट जॉब में नहीं था। ओके, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द इनवैलिड पेंशन। वर्ड से पता चल रहा है कि शायद कोई वैलिड चीज़ ना हो, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इट इज़ बेसिकली। एन इनवैलिड पेंशन इज़ अवॉर्डेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक सर्विस। एक इनवैलिड पेंशन क्या होती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है उसकी रिटायरमेंट से, ठीक है, लेकिन कब, जब वो who by bodily or mentally infirmity is permanently incapacitated for the public सर्विस, जिसकी या तो मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई या वो फिज़िकली लाइक उसकी कोई बाजू या टांग कट गई, नाउ ही इज़ अनएबल टू डू हिज वर्क फॉर परमानेंट
टाइम, ठीक है, परमानेंटली अब वो काम नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, और ही इज़ मेंटली रिटार्डेड हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, बॉडीली फिज़िकली उसकी सिचुएशन ख़राब हो गई, इन दिस केस उसको क्या करना है, हम लोग अवॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, रिटायरमेंट पे हम क्या करते हैं, पेंशन दी जाती है। ऐसी पेंशन जो हम एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, या जो फिज़िकली फ़िट नहीं रहा किसी भी रीज़न की वजह से, उसको हम जो पेंशन देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनवैलिड पेंशन। बट इसमें पॉइंट ये याद रखना है, द इन्फर्मिटी हैज़ हाउएवर टू बी सर्टिफाइड बाय ड्यूली कंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड। लेकिन जो ये इन्फर्मिटी हुई है उसके लिए सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, जो होगा मेडिकल बोर्ड की तरफ से, ठीक है। ऐसे ही फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, आपको एक पूरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यस कि दैट पर्सन इज़ इन अ मेंटल और बॉडीली इन्फर्मिटी में चला गया है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ द रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन होती है, रिटायरिंग पेंशन इज़ ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ परमिटेड टू रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। गाइस यू नो कि एक तो पेंशन में ये चीज़ होती है कि कम से कम 10 साल का काम किया उसने, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये चीज़ होती है कि जब बंदा रिटायर कब हो सकता है, तो बंदा पेंशन लेने के लिए रिटायर तब होता है जब तक एटलीस्ट उन्होंने 25 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट किया हो, ठीक है। जब उसको 25 साल मतलब हो गए ना, तो वो बोल सकता है अब मुझे रिटायरमेंट लेनी है, ठीक है। और इसका दूसरा केस मैं आपको बताती हूँ, या फिर अगर 25 ईयर ऑफ सर्विस पे रिटायर नहीं हो रहा तो होती है 60, जब वो अपनी 60 ईयर की एज, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में वी कंसीडर द 60 एज एज अ रिटायरमेंट एज ना, जिस पे बस रिटायर होना ही होना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप रिटायर ना हो। तो 60 पे रिटायर हुआ वो, और एक होता है या तो 25 ईयर्स ऑफ सर्विस उसने परफॉर्म कर ली, अब वो रिटायर हो सकता है। तो रिटायरिंग पेंशन इज़ ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ परमिटेड टू रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। यानी जिसने 60 ईयर्स पूरी नहीं की, लेकिन अगर जो बंदा रिटायर होना चाह रहा है, अगर उसने 25 साल की सर्विस दे दी है, तो उसको जो पेंशन दी जाएगी दैट इज़ कॉल्ड एज रिटायरिंग पेंशन। Civil servant may opt for premature retirement by giving a written intimation at least 3 months before the date on which he intends to retire। अब एक सिविल सर्वेंट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे सकता है। प्रीमेच्योर वर्ड से पता चलता है दैट इज़ नॉट मेच्योर्ड कम्प्लीटली। तो ये होता है कि एक बंदा अभी 25 में आया नहीं है, लेकिन वो रिटायर होना चाह रहा है, तो उसे क्या करना होगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू रिटायर। कम से कम उसे 3 महीने पहले बताना होगा कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, ठीक है। सच इंटीमेशन ऑप्शन विल बी फाइनल एंड शेड नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई। और उसने अगर एक दफ़ा ये बोल दिया, उसने कह दिया कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, 3 महीने पहले बताएगा, ठीक है, तो उसे हम प्री मेच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं। यानी 25 ईयर ऑफ सर्विस से कंप्लीट होने से 3 महीने पहले ही अगर वो दे रहा है कि मैं रिटायर होऊंगा इस डेट पे, क्योंकि मेरी 25 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होगी, दैट इज़ नोन एज प्री मेच्योर रिटायरमेंट। तो अब ये है यहाँ पे कि उसको कम से कम 3 मंथ पहले बताना है, और अगर उसने दे दिया तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। अगर ही कैन विदड्रॉ हिज एप्लीकेशन, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन को विदड्रॉ कर सकता है तब तक जब तक उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन अगर वंस हिज एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड तो फिर वो कैंसिल नहीं कर सकता। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द फोर्थ वन, दैट इज़ सुपर एन्युएटिंग पेंशन। ये ग्रांट होती है उस सर्वेंट को जिसने पूरी की पूरी ज़िंदगी कंप्लीट कर ली और रिटायर हुआ उसकी अपनी 60 एज पे। किस एज पे? 60 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करके रिटायर हुआ तो उसको सुपर एन्युएटिंग पेंशन मिलती है। उसको हम बोलते ही सुपर एन्युएशन है, ठीक है। और रिटायरिंग कौन सी होती है? जिसमें वो 25 ईयर्स अगर अपना पूरा करता है तो वो रिटायर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसकी 60 एज अभी रहती हो में भी, ठीक है। और उसके बाद होती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन वो पेंशन होती है जो उस बंदे को नहीं मिलती, वो उसकी फैमिली को मिलती है। और फैमिली को कब मिलती है? जब एक बंदा मर जाए, ठीक है, डेथ हो जाती है तो विडो को जो पेंशन मिलती है, उसके बच्चों को सपोज पेंशन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फैमिली पेंशन।
फैमिली पेंशन इज़ ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज बिफोर रिटायरमेंट, जो रिटायर नहीं हुआ उससे पहले उस बेचारे की डेथ हो गई। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस वाइल इन सर्विस, ग्रेजुटी इन ल्यू ऑफ 1/4 ऑफ ग्रॉस पेंशन विल बी अलाउड। कितनी अलाउ होती है? 1/4 ऑफ पेंशन अलाउ होती है अगर वो अपनी सर्विस में था। इन एडिशन टू अबव फैमिली पेंशन कितनी मिलती है? एट 50% ऑफ ग्रॉस पेंशन विल बी एडमिसिबल टू द विडो फॉर हर लाइफ पीरियड और टिल हर मैरिज। कितनी पर ग्रॉस पेंशन मिलती है? 50%। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जितनी पेंशन जो है अगर उस बंदे को मिलनी थी तो 50% जो ग्रॉस पेंशन बनती है ना वो उसकी विडो को मिलती है। अगर वो डेथ हो गई, वो बंदा मर गया, तो उसकी वाइफ को 50% ग्रॉस पेंशन मिलेगी। ठीक है, तब तक पूरी ज़िंदगी, या फिर अगर उसने जब तक शादी नहीं की, अगर उसने दूसरी शादी कर ली, रिमेंबर दिस थिंग गाइस, देन उसकी पेंशन बंद हो जाती है। एंड इट्स अ बेनिफिट एक हिसाब से देखा जाए कि ऐसे कोई भी किसी को धोखा दे सकता है, किसी से शादी कर सकता है इसलिए कि मैं ये मर जाएगा, मैं पेंशन लेती रहूँगी पूरी ज़िंदगी और दूसरी शादी करूँगी। नो, अब ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दूसरी शादी उस विडो ने कर दी तो उसकी पेंशन स्टॉप हो जाती है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ विडो, अब उसकी मतलब वाइफ भी मर गई, इन दिस केस अब पेंशन का क्या रूल है? सन अंटिल द एज ऑफ 21 ईयर्स, किसको? एक जो सन की एज, ठीक है, उसका जो सन है उसकी 21 ईयर्स ऑफ एज अगर कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, उसकी 21 ईयर्स ऑफ एज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नहीं, 21 ईयर्स तक अगर उसकी एज होती है तो उसको पेंशन मिलेगी। या फिर एल्डेस्ट अनमैरिड डॉटर, या सबसे घर की सबसे बड़ी जो बेटी है जो अनमैरिड है उसको मिलेगी तब तक जब तक वो उसकी शादी नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे अम्यूलमेंट्स रेकनॉइट फॉर पेंशन, ये मैंने आपको भी बताया था कि अम्यूलमेंट्स मीन्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज रिसीविंग, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करता है इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट से पहले, यानी जो लास्ट मंथ सपोज इसने सर्विस परफॉर्म की उस टाइम पे इसको जो मिला, दैट इज़ कॉल्ड एज अम्यूलमेंट्स रिकनॉइट फॉर पेंशन। इसमें हमारी पे कौन कौन सा आती है? उसकी पर्सनल पे भी आती है, ठीक है, टेक्निकल पे, स्पेशल पे ऑफ ऑल टाइप्स एंड नेचर्स, कोई भी स्पेशल पे मिल रही है, कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कोई डेयरेंस अलाउंस मिल रहा है उसको, कोई कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, किसी को इंटरनेट का अलाउंस मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा इंक्रीमेंट्स अक्रू ड्यूरिंग LPR, ठीक है, जो उसकी लास्ट पे होती है ना LPR, तो वहाँ पे अगर कोई इंक्रीमेंट रहता था, ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है अम्यूलमेंट में। उसके अलावा सीनियर पोस्ट अलाउंस। अब क्या होता है, जो बंदा इन केस ऑफ ऑफिसर ऑफ BPS 20 जो 20 ग्रेड में आते हैं तो उनको एक सीनियर पोस्ट का अलाउंस अलग से मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो ये आपको पॉइंट वैसे याद रखना है कि सीनियर पोस्ट अलाउंस कब मिलता है? BPS 20 में या उससे अबव में, उससे पहले नहीं मिलता। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर सेक्शन ऑफ पेंशन, बट आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर पार्ट 2 अटेंड करूँगी, जो स्टार्ट करूँगी, वो प्रोसीजर फॉर सेक्शन ऑफ पेंशन से स्टार्ट करूँगी। आई होप अभी तक का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड।